आम आदमी पार्टी मिर्जापुर जिला अध्यक्ष इतिहास मुनी सर, और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, शायद ऐसी कोई गली मिर्जापुर की नहीं बची जहां स्वराज का झंडा लेके, स्वराज की टोपी पहनकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संदेश को इस मिर्जापुर की गली में निकला। यहाँ से हमारे बड़े भाई और CYSS के बहुत मेहनती जुझारू कर्मठ जिला अध्यक्ष गगन जी, आधी आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं हमारी बहन स्मृति जी, CYSS के जिला महासचिव रफीक जी और हमारे CYSS के ऊर्जावान साथियों। आज प्रदेश के नेतृत्व ने जब देखा कि लखनऊ से बैठ के संगठन मजबूत नहीं होगा, सभी साथियों को जनपद पार निकलना होगा। जब हम लोग जनपद पार निकलेंगे तब हमें जमीन की हकीकत पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं CYSS के बारे में बताऊंगा। और CYSS जब नहीं थी उसके पहले कौन थे, तो पाठशाला से निकले वो छात्र और छात्र नेता बने। उन छात्र नेताओं का इतिहास कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। जब उन छात्र नेताओं का इतिहास सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और काश आप लोगों में खो गई इंसानियत तो उसे बचाने में जमाने लगेंगे, साथियों। ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली। आजादी के दीवानों ने, लगभग 5.5 लाख नौजवानों ने शहादत दी, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कई पन्नों में विलुप्त हो गया। निस्वार्थ भाव से अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, और जब लोहा लिया इसके बाद जब हमें आजादी मिली और देश ने नई नवेली सरकार चुनी, और जब देश ने नई नवेली सरकार चुनी तो देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जिम्मेदारी दी। देश आजाद नहीं हुआ था कि चीन ने आक्रमण कर दिया, हम संभले नहीं थे। फिर से एक बार हम लोगों को जख्म दे गया, और इस जख्म के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से सिधार गए कि देश एक जख्म भूला नहीं था कि देश को पहला प्रधानमंत्री खोने का परिणाम मिल गया। देश की जिम्मेदारी किस पे सौंपी जाए, देश की कमान कौन संभालेगा। देश को विश्वास था कि मुजफ्फरनगर, अटल बिहारी वाजपेयी, मुगल सराय की धरती पे जन्मा लाल बहादुर शास्त्री, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रांगण में आया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आंगन में गया, छात्रों की लड़ाई लड़ी, छात्र नेता बना। और जब छात्रों की लड़ाई लड़ते क्षेत्रीय राजनीति में पहुंचा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर किसी देश ने किसी को कमान दी थी तो लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की तीर्थ यात्रा कुछ अपने अलग परिणाम से गुजरी। समय का काल चक्र उनकी यात्रा में इस तरह बाधा बना कि अफगानिस्तान के दौरे पे गए। जब वो दौरे पे गए तो उनकी धमनी में लहू तो बह रहा था, लेकिन जब वहां से लौटे तो उनकी धमनी में लहू शांत था। लाल बहादुर शास्त्री इस दुनिया से सुधार गए। देश एक प्रधानमंत्री खोया नहीं था कि दूसरा प्रधानमंत्री खो दिया। अब देश की कमान किसे सौंपी जाए। लेकिन देश में
उस दौर से कुछ काले अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। देश समझ नहीं पाया इमरजेंसी का काला कानून लगाने वाली वो बेटी इंदिरा गांधी जी ने देश की कमान संभाली, और देश की जब कमान संभाली तो देश को इस तरह अस्त व्यस्त किया, पत्रकारों को अपनी पत्रकारिता छापने की आजादी दी। एक नेता अपने अधिकारों को चौराहे पे खड़े होकर भाषण नहीं कर सकता। एक आम आदमी उन आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर लड़ता है तो लड़ने के दौरान देश में इमरजेंसी का दौर लगा। देश समझ चुका था कि अगर इस बिटिया को हराना है, इस बिटिया को हटाना है, तो एक छात्र नेता को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। वो छात्र नेता ही इस देश को संभालेगा। साथियों, नौजवानों में बताना चाहता हूं, जेपी के नेतृत्व में लाखों हजारों छात्र नेताओं ने बिहार की भूमि पे आंदोलन किया, और उन छात्र नेताओं ने प्रचंड बहुमत की सरकार की नींव हिला डाली और सरकार गिर गई। और जब सरकार गिरी तो किसके कंधे पे कमान दी जाए? तो वही एक छात्र नेता मुरारी लाल देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जब जरूरत पड़ी तो देश के छात्र नेताओं ने देश को संभाला, और जब जब अनपढ़ एक पूंजीवादी साम्राज्यवादी बेटों ने देश को संभाला, तब देश आज किस दौर में गुजर रहा है, इस बात को आप जानें। आज देश का प्रधानमंत्री अगर उससे पूछा जाए कि आपकी पढ़ाई कहां तक हुई है, तो पुराना इंटरव्यू आप उनका देखेंगे तो बताएंगे कि हम हाई स्कूल पास हैं। लेकिन जब 2014 में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपकी ग्रेजुएशन कहां तक है, तो एमए की डिग्री दिखाते हैं। ऐसा झूठा देश का शासक, आज देश ने उनके कंधों पे जिम्मेदारी दी है। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आजादी के दौर में घोटाले पे घोटाले जब आजादी के दौर से हुए, तो 2011 में अन्ना जी के नेतृत्व में देश के एक एक कोने से एक आंदोलनकारी यही बैठे हैं, ये बैठे सभी लोग मिर्जापुर से लगभग सैकड़ों आंदोलनकारी दिल्ली पे कूच किए। अन्ना जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। एक बिल का हम लोगों ने डिमांड रखी कि लोकपाल बिल आप पास कर दीजिए। जब हम लोगों ने लोकपाल बिल की बात कही तो संसद से आवाज आई कि अगर लोकपाल बिल आपको पास करवाना है तो आप संसद आ जाइए। इससे बड़ा अपमान आंदोलनकारियों का हो नहीं सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल शांत बैठने वाला नहीं था, जो ऊंची से ऊंची उड़ान भरने वाला, जिसका व्यक्तित्व, जो कभी हार न मानने वाला, उसने ठान लिया कि अब हम लोग पार्लियामेंट में भी जाएंगे और लोकपाल जैसी व्यवस्था जहां पे भी जाएंगे, स्वराज की विचारधारा और लोकपाल जैसी व्यवस्था करेंगे। मूलभूत सुविधाओं की देश के कोने कोनों में गए, सबसे सुझाव लिया कि हम एक राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो हर देश के एक एक नागरिक ने कहा ठीक है, अगर राजनीति को बदलना है तो राजनीति में आना पड़ेगा। जब राजनीति में आए तो उस पार्टी का नाम क्या रखा जाए, उस पार्टी का संविधान कैसा होगा, उस पार्टी की नियमावली कैसी होगी। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तब इस आम आदमी के नाम पे आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी की विचारधारा में आप कहीं गली मोहल्ले सड़क चौराहे पे जाएंगे और आप लोग यहाँ बैठे हैं, मूलभूत सुविधाओं से आज उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित हैं। आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, बूढ़े माँ बाप को अच्छी दवा नहीं मिल रही है, अच्छा पीने को पानी नहीं मिल रहा है। और इन्हीं सब मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम लोगों ने एक संविधान लिखा
और नियमावली का मैंने जिक्र किया तो नियमावली में आम आदमी पार्टी में एक परिवार चुनाव था 2013 में, और जब दिल्ली की गलियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अरविंद जी के नेतृत्व में जब दिल्ली की गलियों में निकले तो 2013 में दिल्ली में 70 में से 28 सीटें देने का काम किया। और जब 28 सीटें हम लोगों को मिली तो हम लोगों ने पहले प्रण लिया था कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक काला चिट्ठा खोलेंगे। जब हम लोगों ने सबसे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ रेड पड़वाने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया था तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया। अडानी अंबानी के खिलाफ अगर किसी ने केस किया था, अगर रेड पड़वाने का काम किया था तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था। लेकिन जब सरकार लगा इन काले अंग्रेजों को कि अब देश में अभी अरविंद जी तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अल्पमत की सरकार है, सरकार को गिरा दो, इनको हटा दो। जब इन्हें भास हुआ कि सरकार गिरने वाली है, हम काम नहीं कर रहे हैं, तो अरविंद जी ने 47 दिन में उस कुर्सी को लात मार दी। उन्होंने कहा मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा। जब 2014 के बाद 2015 में इन्हीं मूलभूत सुविधाओं को लेके हम लोग दिल्ली की गलियों में गए तो दिल्ली की जनता जान चुकी थी कि दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल ही एक है जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, हमारे बूढ़े माँ बाप को अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, हमें अच्छा पानी पीने को हमारा बेटा अरविंद केजरीवाल दे सकता है। तो साथियों, जब परिणाम आया तो 70 में से 67 सीटें देने का काम दिल्ली की जनता ने किया। साथियों, जब 2015 में सरकार बनी, जब सरकार बनी तो हम लोगों ने ऐसे काम किए जिनका अद्वितीय स्थान है। अगर आपके बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाते हैं, आप अस्वस्थ हो जाते हैं, आपको लगभग 200 बीमारियां अगर आपको हो जाते हैं, आपको मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, अपने बीमारी का इलाज कराइए। ऐसा काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। जब आप बात करेंगे कि अगर सबसे सस्ती बिजली, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में अगर सबसे सस्ती और 200 यूनिट बिजली अगर कहीं मिल रही है तो वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, वो दिल्ली की जनता को देने का काम, सबसे सस्ती बिजली देने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया जी ने अब हिंदुस्तान ही नहीं पूरे एशिया में ऐसे वर्ल्ड क्लास के कॉलेज स्कूल नहीं बने, जिसके लिए ट्रम्प की पत्नी गुजरात तो जाती है, मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं देखती। मनीष सिसोदिया ने जो स्मार्ट स्कूल बनाया उन्हें देखने का काम ट्रम्प की पत्नी करती है। साथियों, आज मैं CY6 के बारे में बोलूंगा, पार्टी की विचारधारा के बारे में सबको पता है। CY6 का काम क्या है? जैसा जिलाध्यक्ष जी ने बताया और आश्वासन दिया कि जिस चीज की आपको जरूरत पड़े पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी परिवार मिर्जापुर आपके साथ खड़ा है। इससे अच्छा जिलाध्यक्ष आप लोगों को मिल नहीं सकता है। बस अब आप लोगों को अपनी ऊर्जा को सही रास्ते पर लगाना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब CY6 का गठन हुआ और CY6 की विचारधाराओं को देश के कोने कोने में ले गए, छात्रों को इकट्ठा किया, तो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन लोक सेवा आयोग हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे कोई भी आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षक बोर्ड सेवा आयोग हो, कहीं पे भी अगर छात्र बेरोजगारी से प्रताड़ित होता है, किसी विश्वविद्यालय में अच्छी लाइब्रेरी हो, प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहे हो, कुलपति छात्रों और छात्राओं का शोषण पीड़न कर रहा हो, हॉस्टल में अच्छी
सुविधा ना हो, मैथ की सुविधा ना हो, बिजली से समय पे नहीं आ रही हो, तो वहाँ अगर कोई छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम करता है तो CYSS यानी छात्र युवा संघर्ष समिति का। आज मिर्जापुर में मेरे सामने मत 1 दर्जन साथी बैठे हैं, हमारी बहन भी बैठी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज अब मिर्जापुर में आधी आबादी का नेतृत्व हमारी बहन कर रही है। हमारी बहन ने कहा कि जब सदस्यता अभियान चलेगा, जिस तरीके से गलियों गलियों में जाके, कॉलेजों के एक क्लास में जाके हम सदस्यता अभियान चलाएंगे, छात्रों को जोड़ेंगे, छात्राओं को जोड़ेंगे, और जुड़ने पर उन लोगों की जो समस्याएं होंगी, CYSS परिवार उनका शोषण होने नहीं देगा, उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देगा। ऐसी बहन का मैं सैल्यूट करता हूँ। साथियों, CYSS से जुड़ने से आप सिर्फ राजनीति नहीं करते। CYSS में अगर आप जुड़ गए तो आपका मतलब ये नहीं कि आपको नेता बनना। CYSS कुछ अपना अलग ढंग से इसका स्ट्रक्चर है। CYSS में एक छात्र जुड़ता है, उसकी बहुत सी हॉबियां होती है। अगर उसका मन है कि मुझे राजनीति जगत में अपना स्थान बनाना है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, छात्र राजनीति करिए। अगर आपकी हॉबी है, आपके ख्वाब है, अगर आपके सपने हैं कि मुझे फिल्म जगत में अभिनेता बनना है, अभिनेत्री बनना है, तो आप CYSS में आइए, आप इस जगत में भी काम कर सकते। अगर आपकी हॉबी है कलाकार, नाटककार और साहित्य में लेखक बनने की है, एक अच्छा अधिवक्ता बनने की है, आप CYSS परिवार में जुड़िए, आप उसमें काम करिए और ये आपको नेतृत्व देगा, आपको बोलने का हुनर देगा इस CYSS परिवार का। साथियों, आप व्यापार जगत में, चिकित्सा जगत में, किसी भी क्षेत्र से अगर एक परिवार से जाते हैं तो हम लोगों से जो भी सहयोग होता है, मुझे कल DLED का एक प्रतिनिधि मंडल, परसों मैं महाराजगंज में था, करीब 2-3 दर्जन छात्राएं, 1 दर्जन छात्राएं थी। उन्होंने हमें बताया कि 8 जून को DLED की परीक्षाओं को लेके हमारा एक डेलीगेशन ग्रुप संजय सिंह जी से मिला, और संजय सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया था कि CYSS आपके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएगी। अध्यक्ष जी ने जैसे हमें निर्देश दिया कि पहले ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दो और लिखो और पूरे हर जिले की जिला इकाई से जाना चाहिए, तो DLED की परीक्षाओं को लेके राज्यपाल महोदय का काम हम लोगों ने ज्ञापन दिया। जब ज्ञापन दिया तब 15 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 15 दिन के बाद हम लोगों ने डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को एक लिखित ज्ञापन भेजा और हर जिला इकाई से भेजा, तब बात नहीं सुनी। तब देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी को एक लिखित ज्ञापन से पूरे हर जिले की जिला इकाई से भेजा गया, तब एक सुनवाई हुई कि DLED के छात्रों को प्रमोट कर दिया। साथियों, इससे बड़ी जीत हम लोगों को क्या मिल सकती है? लगभग 4 से 5 लाख छात्रों का भविष्य हम लोगों ने बचाया। हम लोग भले ही जिलों में 5-5, 10-10, 12-12, 25-25 लोग हैं, जब हमारे हर जिले से ज्ञापन चला जाता है तो सरकार को मानना पड़ता है, झुकना पड़ता है कि CYSS से कैसा है, वो छात्रों के लिए लड़ाई करता है। जब वो हमसे मिला, उन्होंने कहा कि 90,000 छात्र ऐसे हैं जो जिनका बैक लग गया, तो हमने उनसे कहा सिर्फ आप महाराजगंज में ही से छात्र नहीं है, मिर्जापुर से भी होंगे, बनारस से होंगे, चंदौली से होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश से 90,000 छात्र होंगे। और आप लोगों ने हमें एक लिखित ज्ञापन दिया है, अपनी शिकायत बताई है, आपने अपनी समस्या बताई है, तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मैं सबसे पहले देश के शिक्षा मंत्री को इस विषय पे एक ज्ञापन लिखूंगा और हर जिले से जाएगा, और जब 5 दिन तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी तो हर जिले से रक्त पत्र आप राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। और जब वो पत्र के 10 दिन इंतजार करने के बाद जब आप लोगों की समस्या नहीं सुनी जाएगी तो हर जिले से जितने भी CYSS के पदाधिकारी सक्रिय कार्यकर्ता है, अगर काम पड़े, जरूरत पड़ेगी तो शिक्षा मंत्री का घिराव करने का काम CYSS पर। बहुत से छात्रों और छात्राओं की उम्मीदें जुड़ी। आप बस जाइए, लोग
बहुत से छात्र और छात्राएं नहीं जानती CYSS है क्या। आप जब उनके बारे में सब बताएंगे आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है, तो आपको पहले सम्मान के नजरिए से देखा जाएगा। आपके नेता का वो सम्मान करेंगे, और जब आपका वो सम्मान करेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा जागेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं 2 घंटे जब लेट आया और 2 घंटे आप लोगों ने इंतजार करा। मैं रास्ते में सोच रहा था कि ऐसा नहीं कि साथी चले गए हों, गगन जी मुझे मिले। ये इंतजार आप लोगों का हमें इंतजार करने हिम्मत देता है, ऊर्जा देता है। साथियों, आज आम आदमी पार्टी के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, घोड़ा नहीं है, गाड़ी नहीं है, टोपी के लिए पैसा नहीं है, पैसे छपवाने के लिए पैसा नहीं है। अगर हम लोग इसके भरोसे रहेंगे तो वहां की यात्रा सिर्फ दिल्ली तक सिमट जाती। और लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे अगुआ जो हम लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लोगों की साधना ने, लोगों के सात्विक तपस्या ने इस यात्रा को निरंतर चलाया है। और आज हमारे मिर्जापुर में एक सफल मीटिंग कराई है। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और निरंतर जब जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश का हर, चाहे कार्यकारिणी सदस्य हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे मेन बॉडी के नेता हो, चाहे किसी भी प्रकोष्ठ के नेता हो, अगर किसी छात्र के साथ अगर अत्याचार होता है तो सबसे पहले अगर आवाज उठाने के लिए आवाज उठाएगा तो हम लोग परिहार उठाएगा। साथियों, पूरा सीरियस। अब आप लोगों को शांत नहीं बैठना है। साथ CYSS से जब आप लोग निकलेंगे, ये आपको मंच देता है। जैसे हमने कहा कि गगन भाई बोलिए, नहीं बोल पाते, हम भी नहीं बोल पाते थे। हमसे डायरेक्ट बोला गया, आप बोलिए, जिस तरह बोलना चाहते हो आप बोलिए। हमने बोला पहली बार लड़खड़ाए,